दोस्तों, मैं हूँ आज मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। मौर्य अर्जुना चीख कर पूरी दुनिया को अपनी पोती के बारे में बताना चाहते थे। उन्हें सबको उसकी कलाओं के बारे में बताना था। उन्हें सबके सामने देविका की तारीफ करनी थी। फिर वो उन्हें बताते कि कौन निकम्मा है और कौन नहीं। मौर्य साम्राज्य की समस्या देविका की मदद से सुलझाई जा सकती है। देविका के कारण ही मौर्य साम्राज्य जिंदा रहेगा। पर जब तक गौरव मौर्य पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तब तक किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। मौर्य अर्जुना के खिलाफ किसी ने साजिश रची थी। उसी के कारण उन्होंने अपना बेटा खोया था। उनका दूसरा बेटा अपाहिज बनकर रह गया था। मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अपनी सेना कम करनी पड़ी थी। अगर गलती से भी किसी को भनक लग जाती कि गौरव मौर्य ठीक हो सकते हैं और उनका इलाज कौन कर रहा है, तो इस बात से बहुत बड़ा हंगामा मच जाता। गौरव मौर्य को सुरक्षित रखना उनका सबसे जरूरी काम था। मौर्य अर्जुना के कहने पर देविका अपने हिसाब से कोई भी फैसला कर सकती है। कोई भी उसे किसी तरह के सवाल नहीं करने वाला था। जब भी वो किसी नौकर को कुछ काम कहती, तो वो जल्द से जल्द उसे पूरा करता। कमल के बीच से होने वाली और परेशानी को रोकने के लिए देविका ने गौरव मौर्य के शरीर की मदद करने के लिए जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया। देविका ने जड़ी बूटी से काफी दवाइयां और काढ़े बनाए ताकि वो गौरव मौर्य और मौर्य अर्जुना के काम आ सके। उसने उसमें हर बार सफेद कमल का आंसू भी मिलाया। प्रक्रिया के वक्त रसोइया मोहन हर वक्त खुद आकर देविका को सारी दवाइयां और खाना देकर जाते थे और अशोक मौर्य अर्जुना को काढ़े दे जाता था। देविका ने इन सब को काफी गंभीरता से किया और वो सिर्फ रसोइया मोहन और अशोक पर ही भरोसा कर सकती थी। उनके अलावा देविका की मदद करना किसी को भी अलाउड नहीं था। दोनों बाप बेटे काफी जल्द ठीक हो रहे थे, पर इन सब में छोटा कमल ही बचता रहा था। सारी दवाई और काढ़ों का स्पेशल इंग्रेडिएंट उस कमल का आंसू था। वो जब भी दिखाई देता, वो काली बिल्ली उसके ऊपर कूदती और उसे परेशान करती। सारे कमरे में कमल के आंसू ही भरे रहते। किसी को उस पर रहम खाना चाहिए था। एक बार फिर उस छोटे कमल ने अपने आंसू का बलिदान दिया। बेचारा छोटा कमल कमरे के एक कोने में बैठा हुआ था और काली बिल्ली दूसरी तरफ अपना पंजा चाट रही थी। देविका ने आंसू को जमा करना खत्म किया, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने अपने हाथ को नजाकत से हिलाया और छोटा कमल गायब हो गया और उसकी उंगली पर एक मामूली सी अंगूठी बनकर रह गया। अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और अशोक वहाँ खड़ा दिखाई दिया। उसने अपना सिर झुकाए रखा और 2 लिफाफे देविका को दिए। गौरव मौर्य जी ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा था। अशोक ज्यादा बोलता नहीं था, पर वो पहले से लोगों से अलग अलग तरीके से बात कर रहा था। गौरव मौर्य की हालत काफी तेजी से ठीक हो रही थी। इसका सारा क्रेडिट उसके सामने खड़ी देविका को जाता है। उसे वहाँ रख दो, देविका ने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा। अशोक जाते वक्त एक बार आदर से झुका। उसने ये कमरे में आते वक्त भी किया था। जब वो निकल रहा था, तब अचानक से देविका ने कहा, रुको। वो जल्द ही रुक गया। टेबल पर रखी दवाइयां भी ले जाओ। देविका ने कहा, ये मैं गौरव मौर्य जी को कैसे लगाऊं? ये उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। देविका ने कहा। वो चौंक गया। तुम्हारी चोट के साथ तुम अपना काम सही से कैसे कर पाओगे? मेरे चाचा जी की देखभाल कैसे करोगे? आगे से ऐसी बेतुकी चीजें मत करना। एक डॉक्टर होने के नाते और ताकतवर नाक के साथ उसे खून की बदबू कैसे नहीं आती? अशोक चौंक कर उधर ही खड़ा रहा। फिर उसने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी अपने दिल पर रखी, इज्जत से झुका और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। देविका ने दरवाजे की ओर देखा और अपने काम में वापस जुट गई। बाहर से कड़क और अंदर से नरम। मतलब ये कहावत तुम जैसे लोगों पर लागू होती है। खिड़की के बाहर से किसी ने देविका को चिढ़ाते हुए कहा। देविका ये सुनकर परेशान सी हो गई। उसने खिड़की की ओर देखा तो सूर्यांश वहाँ बैठा हुआ था। उसने अपने हाथ फोल्ड किए हुए थे और उसके चेहरे पर एक मुस्कान नजर आ रही थी। इस बार देविका को उस पर से खून की बदबू नहीं आ रही थी। कुछ गलत करने की वजह से सजा भुगतने में कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगा था कि तुम उनके लिए दवाइयां बनाओगी। उसकी आंखों में कुछ खुशी झलक रही थी। उस दिन जब अशोक ने अपनी गलती के लिए देविका से माफी मांगी थी, तब देविका ने उसे अनसुना कर दिया था। उसके बाद अशोक ने अपने आप को सजा के लिए 150 बार अपनी पीठ पर एक डंडे से मारा। पूरे समय उसने एक बार भी चीख नहीं निकाली और दूसरे दिन वो गौरव मौर्य की सेवा में लग गया। सूर्यांश मौर्य को इस बारे में किसी तरह से पता लग गया था। उसे इस बात में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, पर आज देविका ने अशोक की मदद की, इसलिए सूर्यांश को ये बात सामने लानी पड़ी। देविका ने कहा, मुझे बदबू से सख्त नफरत है। सूर्यांश इस बात पर थोड़ा सा हंसने लगा और देविका के कमरे में घुस गया। देविका, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब मुझे चोट लगी थी तब तुमने मुझे कोई दवाई नहीं दी। सूर्यांश का चेहरा थोड़ा सा उतर गया था। वो देविका की ओर बढ़ा और एक हाथ से उसे आगे बढ़ने से रोक दिया।
सूर्यांश के लंबे काले मुलायम बाल देविका के चेहरे पर गिरे और उसे चिड़चिड़ाहट हुई। इरिटेट होकर देविका ने अपने चेहरे से उसके बाल हटाए। तुम्हारे नाम की वजह से। देविका ने उसे सीधा जवाब दिया। सूर्यांश मौर्य, तुम्हारे नाम के हिसाब से कोई दवाई तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती है। देविका की बातें सुनकर सूर्यांश जोरों से हंसने लग गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से गले लगा लिया। देविका के छोटे से और कोमल से शरीर और उसमें से जड़ी बूटी की खुशबू से किसी भी इंसान को सुकून मिल जाएगा। देविका ने उससे दूर जाने की कोई मशक्कत नहीं की, बस अपनी चमकती हुई आंखों से सूर्यांश को गुस्से से देख रही थी। आज मैंने अपने आप को अच्छे से साफ किया है, देखो मेरे बदन से खून की बदबू तो नहीं आ रही। सूर्यांश ने देविका के कान में फुसफुसाया। नहीं, देविका ने कहा। देविका को ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ थी। अगर तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं तो मैं उसे रहने दूंगा, मैं उसे मिटा दूंगा, सूर्यांश ने देविका को मुस्कुराते हुए कहा और उसको और जोरों से गले लगा लिया। सूर्यांश ने सोचा कि भले ही वो देविका के लिए कुछ भी करे, देविका कभी भी रिएक्ट नहीं करती थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखता था। उसका चेहरा एक प्लेन पेपर की तरह रहता था और किसी भी इंसान को उस पेपर पर कुछ तो निशान छोड़ने की इच्छा रहती थी। जैसे जैसे गौरव मौर्य की हालत अच्छी हो रही थी, वैसे वैसे मौर्य साम्राज्य का भविष्य भी बदल रहा था। दूसरी ओर राजकुमार तरुण पूरे साम्राज्य में काफी इज्जत से पहचाने जाते थे। उन्होंने अपने हैंडसम लुक से काफी लड़कियों का दिल जीत लिया था। बहुत सी लड़कियों को उनसे शादी करने की इच्छा थी और जब उनकी और देविका के रिश्ते की खबर बाहर निकली तब इन सारी लड़कियों का दिल टूट गया। बहुत से लोगों ने मन ही मन में देविका की बुराई की और कहा कि उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। देविका इतने खूबसूरत और अच्छे राजकुमार के लायक नहीं थी। अब जब उनका रिश्ता टूटने की खबर बाहर निकली तब बहुत से लोगों को सुकून मिला। जब शाही दरबार में कार्रवाई खत्म हुई और जैसे ही अर्जुना मौर्य वहाँ से निकल रहे थे तब कुछ आदमियों ने उनको और अशोक को घेर लिया। अशोक, क्या कुछ खबर मिली? राजकुमार तरुण पर किसने हमला किया था? उन आदमियों में से सबसे मोटे आदमी ने पूछा। मौर्य अर्जुना ने उस मोटे आदमी को देखा। वो महाराज का भाई था, कृष्णदेव। कृष्णदेव कुछ 60 साल के थे, पर वो ज्यादा सहयोग नहीं देते थे क्योंकि उनमें कुछ अलग कला नहीं थी। वो अपनी पूरी जिंदगी अपने भाई के दम पर ही जी रहे थे। वो अपने आप को ज्यादा ही शक्तिमान समझते थे, पर असली में उनके पास कोई बल नहीं था क्योंकि वो शाही घराने में पैदा हुए थे। सब लोग उनकी तारीफ करते ही रहते थे। पर मौर्य अर्जुना ऐसे लोगों की तरह बिल्कुल नहीं थे। जब भी उन्हें कुछ कहना होता या कोई बात पसंद न आती तो वो सीधा सीधा बोल देते थे। वो किसी को मस्का लगाने का काम नहीं करते थे। इसलिए गौरव मौर्य और कृष्णदेव की भी कभी नहीं बनती थी। पहले के समय में जब अर्जुना मौर्य के दोनों बेटे एकदम सही सलामत थे, कृष्णदेव की उनके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। वो बस अर्जुना मौर्य की हाँ में हाँ मिलाने का काम करते थे। पर जब से मौर्य साम्राज्य का बुरा समय शुरू हुआ तब से कृष्णदेव एकदम बुरी तरह बर्ताव करने लगे, जैसे वो हमेशा से करते आए हैं। इन्हीं की वजह से तो राजकुमार तरुण और देविका के रिश्ते टूटने की खबर सब में फैल चुकी थी। अब वो गौरव मौर्य के पास आकर खड़े हुए और उनके आजू बाजू सब घेरा बनाकर खड़े हो गए। मौर्य अर्जुना ने कहा, इस बात की चिंता कृष्णदेव को करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद उन गुनहगारों को पकड़ लूंगा और राजकुमार तरुण सुरक्षित रहेंगे। ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तुम्हारे पिताजी अब जवान नहीं रहे। तुम अकेले ही इतनी मेहनत करते हो। तुम अकेले ही इतना सारा काम कैसे करोगे? तुम्हें अपने साम्राज्य को अब अपने बच्चों के हवाले कर देना चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं तो भूल ही गया था कि तुमने अपने एक बेटे को युद्ध में खो दिया था और दूसरा बेटा तो। कृष्णदेव ने हंसते हुए कहा। कृष्णदेव ने अपनी आखिरी बात खत्म नहीं की। वो मौर्य अर्जुना को चिढ़ा रहा था। सबको ये बात पता चल गई थी कि मौर्य साम्राज्य अब मुश्किल में है। दादाजी के छोटे बेटे के शरीर में भी जहर फैल चुका था और सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर लिए थे। मैं शब्दों के साथ अच्छा नहीं, मुझे सही से बात करनी नहीं आती है, मुझे माफ करना। मौर्य अर्जुना को गुस्सा आने लगा। इतने साल युद्ध और लड़ाइयां करके उनमें काफी गुस्सा जमा हो चुका था, पर उसने उस गुस्से को फिलहाल के लिए संभाल लिया था। कृष्णदेव मौर्य अर्जुना की नजर से डर चुका था। उससे अब ऐसा लग रहा था कि वो उसे धमकी दे रहा है। वो मौर्य साम्राज्य में 60 साल बाद आए हैं और तब से लेकर अब तक पूरे साम्राज्य में मौर्य अर्जुना के नाम की वाहवाही होती आई है। आज उसे पता चल गया कि ऐसा क्यों होता था। मेरे मौर्य साम्राज्य की परेशानियां तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जितना इससे बाहर रहो उतना अच्छा होगा। मौर्य अर्जुना ने कृष्णदेव से गुस्से से कहा, मुझे अपने राज्य की चिंता है। अब जब मौर्य अर्जुना बूढ़े हो चुके थे, वो कितने भी गुस्से से क्यों न पेश आए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। ओह, मैंने सुना कि देविका काफी समय से महल के बाहर नहीं निकली है। भले ही राजकुमार तरुण और उसका रिश्ता टूट गया है, उसे इतना उदास होने की जरूरत नहीं है।
उसे बाहर निकलकर थोड़ी हवा खानी चाहिए। जवान लड़कियों का दिन भर कमरे में रहना अच्छा नहीं होता। कृष्णदेव को लगा कि मौर्य अर्जुना का गुस्सा अब शांत हो चुका होगा, इसलिए उन्होंने थोड़ा मजाक किया। मौर्य अर्जुना ने कृष्णदेव को फिर से घूर के देखा। कृष्णदेव मुस्कुराए और बोले, अगले महीने राजकुमार का जन्मदिन है और महाराज ने सारी तैयारी मुझे सौंपी है। क्योंकि देविका बहुत समय से बाहर नहीं निकली है तो उसे समारोह में आना चाहिए और थोड़ा खुश हो जाएगी। महाराज ने यह भी कहा है कि जो भी हुआ उन्हें उसका बहुत दुख है और उन्होंने खास करके देविका को बुलाया है। ठीक है, मौर्य अर्जुना को अपना समय बर्बाद नहीं करना था, इसलिए वो वहां से चले गए। अभी भी इतनी अकड़ दिखाने का क्या फायदा है? क्या वो अब भी यही समझता है कि वो पहले जैसा ताकतवर है? कृष्णदेव ने चिढ़कर कहा, मौर्य अर्जुना सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो अभी भी सपनों की दुनिया में जी रहे हैं कि गौरव मौर्य उनके साथ काफी समय तक रहेंगे। मौर्य साम्राज्य अब किसी काम का नहीं है, वो जल्द ही डूब जाएगा। देखते हैं मौर्य सेना कितने दिन तक टिकी रहती है, एक नेता ने कहा। कृष्णदेव ने बोला, मौर्य अर्जुना को अब भी लगता है कि वो अपनी सेना को लीड कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज की चिंता की है और वो है अपने बेटों को खो देना। उनकी बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब मौर्य अर्जुना वहां से निकल गए और देविका के आंगन में पहुंच गए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्हें जड़ी बूटियों की खुशबू आने लगी। उन्होंने ये खुशबू पहले भी सूंघी थी। देविका ने अपने हाथों में काढ़े से भरे 2 ग्लास पकड़े थे। बाहर निकलते ही उसने मौर्य अर्जुना को देखा। दादाजी, देविका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हर वक्त बस अपने काम में लगी रहती हो। तुम पूरे वक्त घर पर बैठे बैठे ऊब नहीं जाती? अगले महीने राजकुमार के जन्मदिन का उत्सव है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मौर्य अर्जुना ने अपनी पोती से कहा। ठीक है, देविका ने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया। मौर्य अर्जुना मुस्कुराए और बिना कुछ कहे कमरे से जाने लगे। देविका वहीं खड़ी रही और अपने दादाजी को जाते हुए देख रही थी। जब वो वहां से पूरी तरह गायब हो चुके थे, तब देविका गौरव मौर्य के कमरे में जाने के लिए निकली। देविका की बिल्ली उसके साथ चलते चलते मियाऊ कर रही थी। दादाजी के चेहरे पर कुछ परेशानी झलक रही थी। हाँ, देविका ने भी इस बात पर ध्यान दिया था। क्या ये सब कुछ राजकुमार के जन्मदिन की वजह से है? तो आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।